जिस तरह से वीडियो लेकर आते जा रहे थे उसी तरह से आज हम फिर पुनः वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है ऑब्व्यू। ऑब्व्यू से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो ऑब्व्यू स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप ऑब्व्यू के बारे में जान लीजिए। ऑब्व्यू होता क्या है, ऑब्व्यू का प्रतीक क्या होता है, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑब्व्यू ऑब्व्यू क्या है, ऑब्व्यू का प्रतीक हम आपको बता दें। ऑब्व्यू का जो प्रतीक होता है दोस्तों, ऑब्व्यू का प्रतीक ये होता है। तो ये ऑब्व्यू का प्रतीक है। इस प्रकार से अगर कोई संख्या अगर ऐसे लिखी है, मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 12 जो भी हो, कुछ भी हो, ये एक ऑब्व्यू के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है यहाँ, एक तरह से हमारा बड़ा कोष्ठक की तरह है। तो ये हमारा लिखा हुआ है, यानी बना हुआ है ऑब्व्यू का प्रतीक। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्व्यू के क्रम की। तो ऑब्व्यू का क्रम क्या होता है, ऑब्व्यू का क्रम। तो ऑब्व्यू का क्रम दोस्तों होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। ऑब्व्यू का क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। ये होता है ऑब्व्यू का क्रम। क्रम अथवा हम इसको कोटि भी कह सकते हैं। तो ये ऑब्व्यू का क्रम अथवा कोटि ये होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें पंक्ति कौन सी होती है और स्तंभ कौन सा होता है। तो देखिए हम एक ऑब्व्यू लेते हैं यहाँ पर, ये कोई एक ऑब्व्यू है और इसमें हम बताएंगे आपको कि पंक्ति और स्तंभ कौन सा है। तो मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये एक ऑब्व्यू बना हुआ है। अब ये ऑब्व्यू बना हुआ है, ऑब्व्यू में कौन सी पंक्ति है कौन से स्तंभ है, अर्थात कौन से रो हैं और कौन से कॉलम है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये वाली साइड ये तो होती है पंक्ति, पंक्ति इनको हम रो कहते हैं, आर से डिनोट कर दो इसको। ये पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो ये है हमारी पंक्तियां तीनों। अब स्तंभ की बात करते हैं हम। तो स्तंभ क्या होता है, स्तंभ का मतलब मान लीजिए आप, हम जैसे हम कहते हैं कोई खंबा, तो खंबे की स्पेलिंग होती है पोल। तो खंबा हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है। तो इसी प्रकार से ये भी हमारा एक तरह से खंबे हैं, यानी स्तंभ है ये। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं आपके स्तंभ। ये सभी क्या है, स्तंभ है तीनों। ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, ऑब्व्यू का प्रतीक बताया, ऑब्व्यू का क्रम। तो क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, और क्रम अथवा कोटि दोनों एक ही चीज हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ऑब्व्यू में पंक्ति और स्तंभ बता दिया। देखिए दोस्तों इसके बाद इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। पंक्ति और स्तंभ तो आप सीख ही गए। तो ऑब्व्यू का क्रम होता है यहाँ पर पंक्ति गुणा स्तंभ, और ऑब्व्यू का क्रम और कोटि दोनों एक ही चीजें होती हैं। अगर हम बात करें किसी दूसरी चीज की, जैसे अब ऑब्व्यू का जो क्रम होता है अथवा कोटि होती है, तो उसको हम कहते हैं पंक्ति गुणा स्तंभ। अगर हम इसमें कोई संख्या ले लें, मान लीजिए कि ये हमारा कोई ऑब्व्यू है और हमें ऑब्व्यू का जो है क्रम अथवा कोटि निकालना है, ज्ञात करना है। तो ऑब्व्यू का क्रम अथवा कोटि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये कोई ऑब्व्यू लिखा है P
Q R S T U V W और X। कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, ऐसा नहीं है कि केवल यही हो, कुछ भी XYZ कुछ भी। तो अब हमें ये सवाल आ जाता है कभी कभार कि ये एक आव्यूह दिया हुआ है और इसका आप क्रम अथवा कोटि बताइए। तो इसकी क्रम अथवा कोटि किस प्रकार से बताएंगे? तो फॉर्मूला ये है पंक्ति गुणा स्तंभ। अब हम इसमें पंक्तियां देखेंगे कितनी हैं। ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति और ये हो गई तीसरी पंक्ति। अर्थात हमने गिन ली कि इसमें पंक्ति कितनी है? 3। तो ये हो गई पंक्ति गुणा स्तंभ। अब स्तंभ देखें कितने हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो स्तंभ है वो भी कितने हैं? 3 है। तो इससे हमें पता चल गया कि इस आव्यूह की क्रम अथवा कोटि क्या है? 3 × 3, अर्थात ये 3×3 का आव्यूह है। तो दोस्तों बहुत ही इजी है। अगर हम इसकी बात ना करके अगर हम कोई दूसरा लेते, अगर हम कोई दूसरा आव्यूह लेते और इसमें ये है 2 4 6 और 4 5 7, मान लीजिए हमने, अब सवाल आ गया कि इस आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, इस आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि कैसे निकालेंगे हम? सूत्र हमारा ये होता है फॉर्मूला पंक्ति गुणा स्तंभ। इसमें पंक्ति कितनी है? 1 और 1 2। तो ये हो गई पंक्ति हो गई 2 इंटू स्तंभ। अब स्तंभ देख लीजिए 1 2 और 3। तो स्तंभ हो गए 1 2 3, अर्थात पंक्ति गुणा स्तंभ। स्तंभ की जगह हमने लगा दिए 3। तो ये 2 × 3 यानी इस टाइप का ये आव्यूह है 2/3 का, जिसमें 2 आपकी पंक्तियां हैं और 3 आपके स्तंभ हैं। तो दोस्तों क्रम अथवा कोटि निकालने में कोई ऐसी खास बात नहीं है, केवल हमें पंक्ति और स्तंभ देखने होते हैं। एक बात और हम आपको बता दें, कभी भी अगर आपकी पंक्ति या स्तंभ जैसे हमने बताया बिल्कुल सेम वैसे ही होने चाहिए हूबहू। अगर आपने स्तंभ पहले कर दिया पंक्ति बाद में कर दी तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी और अहम बात है कि जो फॉर्मूला है इसका पंक्ति इंटू स्तंभ यही रहना चाहिए। अगर हम इस आव्यूह में अवयवों की बात करें कि अवयव कितने हैं इस आव्यूह के, कभी कभार बोर्ड में ये भी आ जाता है कि जो है आव्यूह के अवयव ज्ञात कीजिए, आव्यूह के अवयव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अवयव क्या होता है? अवयव होते हैं ये तत्व पूरे। कितने हैं? गिन लो 1 2 3 4 5 6। और वैसे तो अगर हम क्रम और कोटि जानते हैं तो 2 का इंटू 3 में करेंगे तो ये होगा 6 अवयव। एक चीज दोस्तों और, पंक्ति गुणा स्तंभ कर दो, अगर आपने स्तंभ गुणा पंक्ति कर दी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन ये अवयव आपका उतना ही आना है, चाहे 3 × 2 करो चाहे 2 × 3 करो। लेकिन अगर क्रम और कोटि पूछता है तो अगर आपने 3 × 2 कर दिया तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि का सूत्र जो है वो है पंक्ति गुणा स्तंभ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अवयवों की बात करते हैं, एक बार पुनः आपको फिर बता दें, अवयवों की बात करते हैं तो अवयवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने स्तंभ गुणा पंक्ति कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ अगर आपने इधर कर दिए तो स्तंभ अगर हम देखें यहाँ पर और पंक्ति इधर कर दी तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पहला जो पंक्तियों का होता है अगर आप 3 × 2 करते हो तो जो 3 है वो हमारा क्या है? पंक्तियां हैं। और अगर आपने 3 पंक्तियां बता दी इसमें, जबकि पंक्तियां कितनी हैं टोटल? 2 पंक्तियां हैं, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आव्यूह के क्रम अथवा कोटि का जो फॉर्मूला है वो पंक्ति गुणा स्तंभ है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आप इसका अगर आप समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे करके आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा रफ कर दें इसको। अब दोस्तों हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की। हमने आव्यूह के प्रतीकों को पढ़ लिया, आव्यूह के क्रम अथवा कोटि को देख लिया। अब देखेंगे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के
प्रकार, यानी जो आव्यूह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो आव्यूह के प्रकार में दोस्तों सबसे पहला होता है वर्ग आव्यूह। क्या होता है दोस्तों? वर्ग आव्यूह। अब ये वर्ग आव्यूह क्या होता है वो हम आपको बता दें। वर्ग आव्यूह में दोस्तों पंक्ति और स्तंभ दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, तो उसे कहते हैं हम वर्ग आव्यूह। यानी जिस आव्यूह में पंक्तियां तथा स्तंभ दोनों बराबर हों उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, या फिर हम तो दोस्तों देखिए वर्ग आव्यूह, हमने इसकी परिभाषा को यहाँ पर जो है नोट कर दिया है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये क्या लिख दिया है? वही हमने लिखा है, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई आव्यूह है ए बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पे ये एक आव्यूह बना दिया हमने। अब इसकी हम पहचान क्या करेंगे? परिभाषा के अनुसार जिस आव्यूह में स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। स्तंभों और पंक्ति दोस्तों, इसमें स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ है। पंक्तियां कितनी हैं? 2 ही पंक्तियां हैं। अगर हम इसका क्रम निकालें तो दोस्तों क्रम क्या होगा? पंक्ति गुणा स्तंभ से, पंक्ति गुणा स्तंभ से अगर हम क्रम की बात करें तो पंक्ति कितनी है? इसमें 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं दोस्तों? 2 ही स्तंभ है। तो जो आव्यूह है 2x2 का, ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है दोस्तों। कोई भी जैसे अगर कमरा होता है, जैसे हम कहें कि ये 10x10 का कमरा है, यानी उसकी जो पंक्ति है, पंक्ति का मतलब है कि उसकी जो लंबाई है वो भी 10 है और चौड़ाई है वो भी 10 है, तो 10x10 कहते हैं। इसी प्रकार से ये एक वर्ग आव्यूह है 2x2 का। एक और हम एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब क्या ये वर्ग आव्यूह है? तो हमने इसको वर्ग आव्यूह का उदाहरण लिखा है। देखिए कैसे, इसमें पंक्तियां टोटल कितनी हैं? पंक्तियां 1 2 और 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो दोस्तों 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। सूत्र लगा दो, क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ, अर्थात 3x3 का ये भी है, इसमें भी स्तंभ और पंक्तियां दोनों बराबर हैं। तो जहां पर स्तंभ और पंक्तियां दोनों बराबर हों उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आप वर्ग आव्यूह अच्छे से समझ गए हों तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, नंबर 2 कौन सा वर्ग आव्यूह है उसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए इसके बाद तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया है। पहला हमने आपको बताया था वर्ग आव्यूह, दूसरे नंबर का होता है रिक्त अथवा शून्य आव्यूह। लेकिन शून्य अथवा रिक्त आव्यूह बताने से पहले हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहते हैं, उसको आप देख लीजिए कि आव्यूह में जो वर्ग आव्यूह होते हैं उनमें मुख्य विकर्ण क्या चीज होती है। तो मुख्य विकर्ण को हम आपको और बता देते हैं दोस्तों। मुख्य विकर्ण क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन वैसे तो लिख दी है, लेकिन हम और एक्सप्लेन कर दें कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह, देखो दोस्तों इसमें मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, इसकी शर्त प्रत्येक वर्ग आव्यूह, पहली बात तो ये कि उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना चाहिए, सीधी सी बात, ये मेन पॉइंट है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह अर्थात पहले मुख्य विकर्ण होने के लिए उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना अति आवश्यक है। इसके बाद जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। दोस्तों ये बात अभी आपके हजम नहीं हुई, तो ये बात हजम तब होगी, कब होगी देखिए। अभी आपके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज आप इसमें से पूरी डेफिनेशन में से एक चीज तो समझ ही चुके होंगे कि मुख्य विकर्ण होता क्या। मुख्य विकर्ण प्रत्येक वर्ग आव्यूह में पाया जाता है, सबसे पहली बात। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह में यदि मुख्य विकर्ण पाया जाता है तो अब उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, हमने इसका मान लिया कि वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं।
जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे। सबसे पहले हम एक वर्गाव्यू बनाते हैं। मान लीजिए हमने 3x3 का एक वर्गाव्यू बना लिया। दोस्तों हमने ये 3x3 का वर्गाव्यू बना लिया। भाई तीन ही स्तंभ है, इसमें तीन ही पंक्तियां हैं, तो ये क्या बन गया, वर्गाव्यू। ठीक है, हमने इसकी पहली शर्त को क्लियर कर दिया। प्रत्येक वर्गाव्यू में दो विकर्ण होते हैं, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को, बायां हाथ, दोस्तों बायां हाथ कौन सा है, दोस्तों यहाँ पर बायां हाथ कौन सा है, तो बायां हाथ होता है हमारा राइट, सॉरी लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड को कहते हैं बायां हाथ और राइट हैंड को कहते हैं सीधा हाथ। तो राइट हैंड का मतलब है दोस्तों हमारा सीधा हाथ और लेफ्ट हैंड का मतलब है बायां हाथ। तो हम अपने इस तरीके से खड़े हैं, यानी बोर्ड तो यही है, जैसे हमने आपने देखा हो त्रिकोणमिति के आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे। तो इस तरफ का जो पक्ष होता था और एक इधर का होता था, तो हम इसको ले लेते थे लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इधर आ जाता था RHS। अगर याद नहीं रहा हो तो हम आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में डाल दें। तो LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ये खड़े हैं। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, इसमें ये वाला है, लेकिन हम खड़े कैसे हैं, यहाँ हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है दोस्तों, ये वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे, अब बायां हाथ हमारा ये है क्योंकि हम LHS ऐसे लेते आए हैं, ठीक है। बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, तो बायां हाथ ये है हमारा, इसका ऊपरी सिरा से दाएं हाथ के निचले सिरे, दाएं हाथ ये, दाएं हाथ के निचले सिरे, देख लीजिए बाएं हाथ के ऊपरी सिरे। भाई ये बायां हाथ है हमारा, ये वाला कौन सा है, बायां, इसका ऊपरी सिरा, और ये वाला है दायां, इस हाथ का निचला सिरा। कंफ्यूजन दूर। एक बार फिर समझ लीजिए कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, बायां हाथ ये रहा, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे, ये दायां हाथ है हमारा, तो दाएं हाथ का निचला सिरा, ये बायां है तो बाएं हाथ का ऊपरी सिरा। तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो दोस्तों मुख्य विकर्ण, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। मुख्य विकर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में सबसे पहली बात, आव्यूह तो आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और वर्ग आव्यूह होने के बाद अगर हम उसमें मुख्य विकर्ण पहचान रहे हैं, तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक क्या कहलाता है, हमारा मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसमें हमने जो है बंद कर दिया, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे आव्यूह की तरफ। तो पहला आव्यूह था वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह क्या होता था दोस्तों, जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, तो उसको वर्गाव्यूह कहते हैं। अब हमने वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण पहचानना बताया, तो मुख्य विकर्ण में क्या है कि प्रत्येक वर्गाव्यूह में दो मुख्य विकर्ण होते हैं, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आव्यूह है उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, दूसरा जो नंबर का आव्यूह है उसका नाम है शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि शून्य और रिक्त एक ही चीजें हैं दोनों। शून्य अथवा रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है ब्लैंक, ब्लैंक अर्थात खाली। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं शून्य आव्यूह क्या होता है अथवा रिक्त आव्यूह क्या होता है, यानी दोनों चीजें एक ही हैं। तो जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है। तो दोस्तों जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव, अब आव्यूह आप कोई सा भी बना सकते हैं, चाहे वो वर्गाव्यूह हो, चाहे सिंपल हो, कैसा भी हो। मान लीजिए हमने ये बना दिया दोस्तों, इसमें प्रत्येक अवयव आपको कैसा दिख रहा है, शून्य है, तो ये हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह। इसी को हम रिक्त आव्यूह भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरा एक और बना लें,
मान लीजिए एक और एग्जांपल दें तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी आव्यूह चाहे कैसा भी बना हो, चाहे उसका क्रम अथवा कोटि कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको जो है इसकी परिभाषा बताई है कि शून्य अथवा रिक्त आव्यूह क्या होता है। तो जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अथवा रिक्त आव्यूह कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले आव्यूह की ओर। भाई दिख का कौन भी देखिए यहाँ पे क्या है, दो आव्यूह हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वर्गाव्यूह और उसके बाद में तीसरा है, पहला जो बताया था वो था हमारा वर्गाव्यूह और दूसरा जो हमारा था उसमें हमने आपको मुख्य विकर्ण बताया था वर्गाव्यूह के बाद में, और दूसरा जो था वो था हमारा शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। तो शून्य अथवा रिक्त आव्यूह बताने के बाद हम इसी क्रम में पहुंचे हैं तीसरे आव्यूह की ओर। तो तीसरा जो आव्यूह है वो है इकाई का तत्समक आव्यूह। तो जो इकाई का तत्समक आव्यूह, दोस्तों इस इकाई के तत्समक आव्यूह में क्या है वो आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है, ये भी सरल है। तो जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व, दोस्तों क्या कह रहा है, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व, वर्ग आव्यूह तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। वर्ग आव्यूह में क्या था, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। मुख्य विकर्ण क्या था, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसके बाद शून्य आव्यूह क्या था, जिस आव्यूह में प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। और तीसरा आ गया इसी क्रम में इकाई का तत्समक आव्यूह। दोस्तों जैसे हमने वो आपको तीनों परिभाषा बताई हैं सेम बिल्कुल वैसे ही हम इस परिभाषा को भी बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे। इसमें आपको लाइन जरूर दिख रही है 1 2 3 4, लेकिन आप समझिए पहले जिस वर्ग आव्यूह तो आप जानते ही हैं कि वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। दोस्तों इसमें क्या है वो आप देखिए, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व, पहले हम एक वर्ग आव्यूह बनाते हैं आपके लिए, तभी आपके जो है समझ में आएगा। A B C D E F G H I, ये तो हो गया वर्ग आव्यूह, ये हो गया वर्ग आव्यूह। इसके बाद क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई अर्थात एक हों, मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई अर्थात एक हों। तो मुख्य विकर्ण हम जानते हैं कि बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई अर्थात एक हों, तो इन सभी को हमें क्या करना है दोस्तों, एक करना है। क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई अर्थात एक हों, एक कर दीजिए, यहाँ तक पहुंच गए एक हों, और शेष सभी तत्व शून्य हो। बाकी के ये सब जो बचे इन्हें क्या करना है हमें, इन्हें करना है हमें शून्य। दोस्तों हमने ये कहां से बनाया, परिभाषा से बनाया। सबसे पहले क्या कह रहा था, सबसे पहले ऊपर देखिए एक बार, जिस वर्ग आव्यूह के, यानी वर्ग आव्यूह कह रहा था तो हमने एक 3x3 का आव्यूह बना लिया। पहले हमें पता नहीं था कि ये कौन सा आव्यूह है, क्या है, केवल हमें इतना पता था वर्ग आव्यूह है, तो हमने वर्ग आव्यूह बना लिया था। लेकिन उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो उसमें कह रहा है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्व, तो मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई अर्थात एक, हमने एक कर दिया सबको। उसके बाद और बाकी के शेष सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं, और इसे आई से डिनोट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये लिखा है, मुख्य विकर्ण के तत्व एक हो, बाकी के सभी तत्व शून्य हो, तो उसको कहते हैं हम इकाई का तत्समक आव्यूह। देखिए दोस्तों, या फिर हम एक और बना लेते हैं, जैसे हम एक 2x2 का वर्ग आव्यूह बनाते हैं, तो जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व, ये इसका मुख्य विकर्ण है, इसके तत्व एक हो, बाकी के सब शून्य हो, तो ये भी हमारा एक क्या है, इकाई का तत्समक आव्यूह है, क्योंकि ये क्या है, ये मुख्य विकर्ण है और इसके सभी तत्व एक हैं, बाकी के सब 0 हैं, तो इसको कहते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस परिभाषा को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम साइड से हो जाते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले आव्यूह की तरफ। तो देखिए दोस्तों, चौथा क्या है, विकर्ण आव्यूह। तीसरा क्या था, इकाई का तत्समक आव्यूह था। तो तीनों परिभाषाएं हमने आपको बखूबी बड़े ही आसानी से सिखाई, समझाई और उन्हें याद भी कराया। तो अब विकर्ण आव्यूह को भी उसी तरीके से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो है बिना रटे हुए ये परिभाषाएं आसानी से आ जाए। दोस्तों आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए अगर आपको ये परिभाषा याद करने में कोई परेशानी हो रही है। तो जब आगे आगे जिस तरह से जो सवाल यानी जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, जब इन आव्यूहों का यानी इस तरह के आव्यूह जब उसके प्रयोग में लाए जाएंगे सवालों के में, तो आपके जो है आसानी से वो समझ में आने लगेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, बिल्कुल लो लेवल से लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या इस वीडियो के जो है कमेंट में भी आप बता सकते हैं हमें कि हमें ये समस्या है, तो हम आपके लिए जो है अलग से वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है हमारे यहाँ इन्हीं वीडियोस के माध्यम से जो है समझना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। देखिए अब बढ़ते हैं हम चौथे विकर्ण आव्यूह की तरफ। तो विकर्ण आव्यूह क्या है, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी हो। जिस वर्ग आव्यूह में, दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि विकर्ण आव्यूह की परिभाषा जो है वो क्या है, जिस वर्ग आव्यूह में, यानी आव्यूह को पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए, जिसमें वर्ग आव्यूह क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी हो तथा शेष तत्व शून्य हो, तथा शेष सभी तत्व शून्य अर्थात जीरो हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे जिस वर्ग आव्यूह, पहले हम वर्ग आव्यूह बनाते हैं और उसमें जो मुख्य विकर्ण के तत्व हैं उन्हें कुछ भी लिख देते हैं, बाकी की को जीरो करते हैं। हमने एक विकर्ण ये बना लिया, सॉरी ये आव्यूह का प्रतीक बना लिया। अब जिस वर्ग आव्यूह कह रहा है तो हमें वर्ग आव्यूह बनाना पड़ेगा। उसके बाद मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी कह रहा है। देखिए उसको मुख्य विकर्ण ये होता है बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक। तो मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी हों, यानी हम कुछ भी लिख देते हैं, 2 4 6 कुछ भी लिख दीजिए, ये हो गए मुख्य विकर्ण के तत्व। बाकी के सभी तत्व क्या हों, शून्य हों। देखिए दोस्तों क्या कह रहा था, जिस वर्ग आव्यूह में, ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि ये इसमें तीन ही पंक्तियां हैं और तीन ही स्तंभ में, ये वर्ग आव्यूह हो गया। तो जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण ये हो गया, मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी हो, हमने अपनी मर्जी से 2 4 6 कर दिया और शेष सभी तत्वों को जीरो कर दिया। तो इस प्रकार के आव्यूह को कहते हैं विकर्ण आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको। मान लीजिए ये है, तो बाकी के सभी तत्व जीरो हों और मुख्य विकर्ण के तत्व कुछ भी हों, यानी 1 और 2, ये हमने कर दिए मुख्य विकर्ण के तत्व और बाकी के कर दिए शून्य। तो ये भी हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह है। तो दोस्तों कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं है। क्या है इसमें कि जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व कुछ भी हों और बाकी के जो मुख्य विकर्ण के बाद में जो तत्व बचते हैं वो शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अगर यहाँ 1 1 हो जाता तो ये हो जाता इकाई का तत्समक आव्यूह। अगर ये 1 1 की जगह कुछ और है तो ये हो गया विकर्ण आव्यूह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये विकर्ण आव्यूह आसानी से समझ में आ गया होगा। हम एक साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए पांचवा क्या है, आदेश आव्यूह। हमने आपको बारी बारी से 4 आव्यूह बता दिए, इसके बाद ये 5वां है आदेश आव्यूह। तो जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर हों, क्या कह रहा है दोस्तों, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, तो उसे आदेश आव्यूह कहते हैं। दोस्तों वर्ग आव्यूह बना लीजिए आप, ये बन गया हमारा वर्ग आव्यूह, ठीक है।
अभी बना नहीं है, अभी इसमें पंक्ति और स्तंभ नहीं है। पंक्ति और स्तंभ आएंगे तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसा आव्यूह है। तो दोस्तों वर्ग आव्यूह बनाइए इसको, और इसमें मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर करने हमें। तो मान लीजिए तथा शेष सभी तत्व शून्य हो। देखिए वर्ग आव्यूह हम आपको बता देते हैं, ये तो होता है यहाँ पर मुख्य विकर्ण, ठीक है दोस्तों। बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ का निचला सिरा ये होता है मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों। कैसे हों? सभी तत्व बराबर हो मुख्य विकर्ण के। तो मुख्य विकर्ण के तत्व बराबर करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ के कर दिया, यहाँ भी के कर दिया, यहाँ भी के कर दिया, ये हो गया बराबर, ठीक है। इसके बाद तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। देखिए दोस्तों क्या ये परिभाषा से मैच हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेशन में क्या कह रहा है, जिस वर्ग आव्यूह में, सबसे पहली बात ये वर्ग आव्यूह है 3/3 का है, तो ये वर्ग आव्यूह है, मालूम पड़ गया हमें। ये वर्ग आव्यूह नहीं होता तो गलत हो जाता ये। तो जिस वर्ग आव्यूह में, ये वर्ग आव्यूह हो गया 3/3 का, ठीक है। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व कैसे हैं? बराबर हैं, के कर दिया हमने, बराबर हो गए, ठीक है। तथा शेष सभी तत्व शून्य है, शेष सभी आपको शून्य दिख ही रहा होगा, शून्य। तो ये क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। तो दोस्तों अदिश आव्यूह हो गया ये। लेकिन एक चीज और यहाँ समझने वाली बात ये है, चलिए हम एक और इसका एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए वर्ग आव्यूह हमने 2/2 का बना लिया कोई, और इसमें ये के है, ये के है, यानी मुख्य विकर्ण के जो तत्व हैं वो हमने कर दिए बराबर, और बाकी के जो तत्व हैं वो कर दिए शून्य। तो ये भी हमारा एक अदिश आव्यूह है। दोस्तों हम एक चीज और आपको बता दें, ये के की, ये जो के दिख रहा है आपको, इसकी जगह अगर कोई बच्चा सोचे कि हम इसकी जगह एक कर दें, एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, दोस्तों एक हो तो जाएगा, लेकिन फिर ये अदिश आव्यूह नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा इकाई का तत्समक आव्यूह। उसमें क्या होता था, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होते थे अर्थात एक, और बाकी के जो शेष तत्व होते थे वो शून्य। तो ये इकाई का तत्समक आव्यूह हो गया, इसलिए हम एक को नहीं कर सकते, बाकी के और कुछ भी कर सकते हैं, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, लेकिन करना सब एक ही जैसे। तो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो? बराबर हो, बाकी के जो तत्व हैं वो शून्य हो। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अदिश आव्यूह कहते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट है उसको भी हम आपको बताएंगे, तो हम एक साइड हुए जा रहे हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए एक ये हम अलग से और हमने एक हेडिंग बनाई है आपके लिए, वैसे तो इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं, फिर भी हम आपको लिखित में जो है बता देते हैं। लिखित की चीज़ लिखित भी होती है और मुँह जबानी चीज़ मुँह जबानी होती है। तो कहते भी हैं, वैसे भी एक कहावत है कि 100 बक्खा और एक लिखा, यानी 100 बकने वाले और एक लिखने वाला, दोनों बराबर हैं। बकने वाले तो बक के चले जाएंगे दोस्तों, लेकिन अगर लिखित में आपने किसी चीज का प्रमाण आपने ठप्पा लगा लिया तो समझ लो वो हम चाहे कहीं भी दिखा सकते हैं कि ये लिखा है भाई, ये तूने दिया। तो यही चीज है, ये परिभाषा लिखी है तो हम कभी भी अपने नोट्स को पलट सकते हैं। ये चीजें आजीवन के लिए, अगर आपने फेयर बना ली तो आप कभी भी इसको जो है देख सकते हैं कि आव्यूहों को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। अगर हम भी उन्हीं अध्यापकों की तरह आपको मुंह से बोलकर बता दें तो आप पर उसका क्या प्रमाण रहेगा? कोई प्रमाण नहीं है। 2 दिन बाद आप हमारी बातें भूल जाएंगे। और अगर यही चीज हमने आपको लिखित में बता दी और आप अपने पेंसिल से जो है कॉपी में नोट कर ली, तो ये चीज जो है आपकी हमेशा के लिए बनी रहेगी। अगर हम फिर कभी आव्यूह अगर करना चाहें तो इनके माध्यम से हम अपना आव्यूह का चैप्टर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यही चीज हमारे पास है ही नहीं, हमने मुंह जुबानी बता दी आपको, 8 दिन बाद 2 महीने बाद आपको जरूरत पड़ी, कहाँ से आप देखेंगे? किस तरीके से आप आव्यूह को जोड़ेंगे, घटाएंगे? तो इसलिए हर चीज जो है लिखित में हो, जिसका प्रमाण हो, साक्ष्य हो, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो बस यही हमने जोड़ना और घटाना बता रहे हैं आव्यूहों का कैसे होता है एडेड व सब्जेक्ट। तो 2 आव्यूहों का योग तथा अंतर तभी संभव है जब आव्यूहों में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो। भाई 2 आव्यूह हैं, हम उनको तभी जोड़ घटा सकते हैं एक दूसरे में से जब उनमें पंक्ति और स्तंभ दोनों में आपस में बराबर हों, अथवा
वे दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों, यानी पंक्ति और स्तंभ उनमें समान हो। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया तो हमने दो आव्यूह बना लिए, ये 2 4 6 8, एक ये है आव्यूह, दूसरा एक और आव्यूह बना देते हैं हम यहाँ पर, ये ए मान लीजिए इसको और ये बी मान लीजिए, इसमें 5 6 और 3, अच्छा मान लीजिए ये कर लिया। तो दोस्तों ये दो आव्यूह हो गए। अब हम इनमें जोड़ इन दूसरे एक दूसरे को आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब इनकी पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर हों, तभी ये जुड़ सकते हैं और तभी घट सकते हैं। देखिए कैसे, तो किस प्रकार से हम जोड़ते हैं इसको, देखिए इनका जोड़ना क्या है। पहला अंक इसके पहले अंक में जोड़ दो, 2 में कितनी जोड़ दें 5, इसके बाद इसका दूसरा अंक इसके दूसरे में जोड़ दो, यहाँ पे 6 + 3, इसके बाद इसका ये 4 इसके 6 में जोड़ दीजिए, ऐसे ही सेम इसका ये 8 इसके 4 में जोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये हो गया इसका जोड़, यानी इनका योग। इसको हम हल कर देंगे और थोड़ा सा, 2 और 5 कितना हो गया 7, 6 और 4 कितना हो गया 10, 6 और 3 9 और 8 और 4 12। तो दोस्तों ये तो इसका आ गया योग, क्या आ गया योग आ गया। कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं थी जिससे जो है समझ में ना आया हो। अगर इसमें अगर ये शर्त ना होती कि इनमें पंक्ति और स्तंभ बराबर ना होते, दोस्तों आप इसको थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए जिससे आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकें। हम इसको रफ करके जो है दूसरा बताने वाले हैं। तो दोस्तों जहां तक हमारी बात है पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं इसलिए जुड़ गए। अगर हम इनकी किसी की एक पंक्ति और स्तंभ बढ़ा के देख लें, चलिए हम इसी में बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ होता एक और 2 और यहाँ होता 4, ऐसे होता है। तो दोस्तों देखिए इसके साथ हमने इसको जोड़ा, इसके साथ इसको जोड़ा, इसके साथ इसको जोड़ा, इसके साथ इसको जोड़ा। अब दोस्तों ये दो चीजें बची, अब इन दोनों चीजों के साथ क्या जोड़ें भाई, इन दोनों चीजों के साथ हम क्या जोड़ें, कुछ है ही नहीं इधर तो नहीं जुड़ेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस परिभाषा को अपने स्तर से बना लिया। दोस्तों ये परिभाषाएं कहीं मैथ में नहीं मिलेंगी आपको, ये बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद हमने ये परिभाषाएं निकाली हैं कि इनके योग और अंतर तभी संभव है जब इनमें दोनों आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो है आपस में बराबर हो। तो देखिए दोस्तों अगर हमने इसकी जो है एक पंक्ति और बढ़ा दी तो ये 2 और 4 जैसे हमने इन दोनों के साथ में ये जोड़ दिया आपस में, चारों के साथ। अब ये 2 एक्स्ट्रा है, मान लीजिए इसकी जो है एक पंक्ति और ज्यादा है, तो ये अब किसके साथ जुड़े, यहाँ होती अगर एक और पंक्ति तो हम इसको इसके साथ जोड़ देते, इसको इसके साथ जोड़ देते, हो जाता बिल्कुल सेम। ऐसे ही इसका अंतर यानी इनका घटाना है, ये तो हमने आपको जोड़ के बता दिया ये और भी दोनों को। अगर हम घटाने की बात करते तो ऐसे इससे ये घटा दिया जाता, इससे ये घटा दिया जाता, इससे ये, ऐसे ही। लेकिन इनके साथ क्या था घटाने के लिए, तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने योग किया है ठीक उसी प्रकार से हम अंतर कर लेते हैं। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, एक बार अंतर और बता दें आपको। ये तो था योग, अब हम अंतर की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका अंतर, ये योग हो चुका है। अब हम अंतर का मतलब है घटाना, यानी a माइनस बी। ये क्या है देखिए, ये है 2, यानी किस प्रकार से इसमें से हम इसे घटाएंगे, 2 माइनस 5, 4 माइनस 6, 6 माइनस 3 और 8 माइनस 4। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, हमने इसको अंतर के बारे में समझा रहे हैं। तो अब अंतर में हम देखेंगे कितना वैल्यू जो है निकल के आता है, आंसर कितना आता है। 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -3। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, +3।
4 में से जब 6 जाएगा तो -2, 8 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा योग और अंतर यानी ये जो न्यूमेरिकल हमने आपको बताए हैं वो आपके बखूबी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इतने ऐसे खास जो है इनमें कठिनाइयाँ नहीं थी जिससे जो है आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों कल के लिए एक चीज़ और हम आपको बता दें, अब हम रोज़ाना 12th क्लास का जब हमने स्टार्ट कर ही दिया है सिलेबस, तो रोज़ाना आपके लिए 1-2 वीडियो रोज़ाना अपलोड करते रहेंगे। और हम वीडियो ना डालने से पहले उसका एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया करेंगे। अगर हमें कोई काम पड़ता है या हम कहीं बाहर जाते हैं तो उससे पहले हम आपको जो है एक नोटिफिकेशन और दे दिया करेंगे जिससे आप जो है परेशान ना हो। तो दोस्तों एक चीज़ और, हमने आपको इसमें कई प्रकार के 5-6 प्रकार के आव्यूहों को बताया। तो उन आव्यूहों को आपको जो है याद करना है, समझना है अच्छे से और अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए। आज से हमने 12th क्लास का मैथ स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपने नोट्सों को बनाइए। हम आपको जो है 1-2 सवाल घर के लिए देते हैं योग और अंतर के। तो दोस्तों आपको जो है अपने कल हमें कमेंट्स में उनके आंसर बताने हैं कि उनके क्या क्या आंसर हैं। हमने आज आपको योग और अंतर वाले जो है न्यूमेरिकल बताया है। उसके बाद हम आपको इनके गुणा वाले यानी गुणन और भी सिखाएंगे। तो ए बराबर, हम एक आपको 1-2 सवाल दे रहे हैं। ए बराबर यहाँ दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों हमने 2x2 के आव्यूह आपको जोड़ना बताए थे, लेकिन अब हम इसमें 3x3 के दे रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो b की वैल्यू और दे रहे हैं हम यहाँ पे 5, 4, 3 कुछ भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 1, 2, 3 कुछ भी। तो ये एक सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, योग और अंतर निकालना है इसका। योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों योग अंतर हमने आपको बताया तभी संभव है जब इसमें पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में, दोनों में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं आपस में बराबर होंगी। पहले आव्यूह दूसरे आव्यूह दोनों में पंक्ति और स्तंभ की संख्याएं आपस में बराबर होंगी, तभी इनका योग और अंतर निकलना संभव है। तो दोस्तों 3x3 का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इसे घटाइए, इसमें से इसे, सब बराबर हैं बिल्कुल। 9 अवयव इसमें है, 9 अवयव इसमें है, पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।